हमारे सामने एक और निर्भया है, लेकिन ये भयावह घटना किसी सड़क या बस में नहीं घटी। ये ठीक उसी स्थान पर घटी जहां हम अपनी जान पर फैलकर भरोसा करते हैं, वह अस्पताल। मलयालम फिल्म उद्योग में सेक्सुअल हरासमेंट और बलात्कार के आरोपों की गूंज अब तमिलनाडु में भी सुनाई दे रही है। मलयालम अभिनेत्री सौम्या, उसने एक तमिल फिल्म डायरेक्टर पर गंभीर मानसिक, शारीरिक और सेक्सुअल शोषण का आरोप लगाया है। While calling me his daughter, one fine day he made an advance. He kissed me, told me he loved me. एक बार जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के रसाना गांव से 10 जनवरी 2018 को 8 वर्षीय बखरवाल मुस्लिम लड़की लापता हो गई थी। उसके परिवार ने 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई। 17 जनवरी 2018 को उस लड़की की बॉडी इलाके के देवस्थान मंदिर के पास जंगल से रिकवरेड किया गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्मेशन हुई कि उसके साथ बलात्कार किया गया था। मौत का कारण दम घुटने से कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट बताया गया है। उस मासूम 8 वर्षीय लड़की को अगवा किया गया, कैद किया गया। दौरे और पैनिक अटैक से इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा दी गई और 4 अलग अलग व्यक्तियों, एक किशोर रवेश कुमार, विशाल जंगोत्रा और एक स्थानीय विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया द्वारा कम से कम 5 मौकों पर उसका सेक्सुअल हरासमेंट किया गया। उसके लापता होने और उसके बॉडी की खोज के बीच एक हेड कांस्टेबल तिलक राज और एक सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता ने लड़की की तलाश में बाधा डालने के लिए मुख्य आरोपियों में से एक झांसी राम से पैसे लिए। इसलिए पुलिस ने देवस्थान मंदिर की तलाश नहीं ली, जहाँ बच्ची को बंधक बनाकर रखा गया था। बॉडी मिलने पर साक्ष्य ठीक से एकत्रित नहीं किए गए और फोरेंसिक जाँच के लिए प्रस्तुत करने से पहले कुछ साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई। इसके अलावा पुलिस ने नाबालिग आरोपी को बलात्कार और हत्या का दोष अपने ऊपर लेने और किसी अन्य को फंसाने के लिए प्रेरित किया। ऐसे 1-2 केसेस नहीं, ऐसे तो बहुत केसेस है जो दिन ब दिन सामने आते रहते हैं। क्या इतनी सारी समस्याएं कभी खत्म हो पाएगी? एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 31,516 मामले दर्ज किए गए थे। इस हिसाब से हर दिन 86 केसेस दर्ज किए गए, यानी हर 20 मिनट में एक महिला रेप की शिकार हुई। ये केवल आंकड़े नहीं है, ये हमेशा के लिए बदल गए जीवन, टूटे हुए सपने और बिखर गए परिवार है। कैसे देश में जहाँ हर साल बलात्कार के 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। यौन हिंसा के खिलाफ लड़ाई एक ऐसी जरूरी चीज बन गई है जो आंकड़ों से कई आगे जाती है। आज मैं आपके साथ भारत में बलात्कार के मामलों से जुड़ी भयावह सच्चाई को शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसी सच्चाई जो हमारे ध्यान और तत्काल कार्यवाही की मांग करती है। लड़की जो हमेशा सोचती है कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा ही होता है और आज तक वो इस पछतावे के साथ जी रही होती है कि मैंने सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा में रहने वाले मुस्लिम युवक आसिफ कुरैशी ने खुद को राहुल बताकर हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया। इस दौरान उससे लगातार उसका सेक्सुअल शोषण किया और उसकी ऑब्सीन तस्वीरें और वीडियो बना लिए। बाद में ऑब्सीन तस्वीरें और फुटेज के जरिए उसे ब्लैकमेल करके उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगा। जब एक महिला ने शिकायत में आरोप लगाया था कि पिछले साल दुबई के एक होटल में निविन पोली ने उसे एक फिल्मों में भूमिका देने का वादा किया था, जिसके बाद उसके साथ बार बार सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया। मुंबई पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के बीड़ शहर में एक 30 वर्षीय अरबी शिक्षक को उसके यहाँ ट्यूशन पढ़ने वाली 11 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बस इतना ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ सुनना बाकी है। और हाँ, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए ताकि कुछ समझ में आए। और आपसे एक ही विनती है कि ये वीडियो 5 लोगों को शेयर करना न भूलना। अब बात करते हैं 27 अगस्त को जोधपुर के सरकारी महात्मा गांधी अस्पताल में 2 संविदा कर्मचारी को 25 अगस्त की रात को 15 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में हिरासत में ले लिया। कर्नाटक के बीदर जिले में अनुसूचित जाति समुदाय की 19 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोलकाता रेप केस में कैसे उस महिला डॉक्टर के साथ रेप होता है और उसके बाद उसे मार दिया जाता है। उसके बाद बहुत कुछ होता है, विरोध प्रदर्शन होता है, कैंडल मार्च निकाला जाता है और सबूत मिटाने के लिए हॉस्पिटल में तोड़फोड़ भी की जाती है। लेकिन इस रेप केस के पहले भी बलात्कार हुए हैं और अब भी हो रहा है। उज्जैन में 4 सितंबर को एक लड़की के साथ फुटपाथ पर बलात्कार किया गया, लेकिन जब कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, वो लोग अपराध को रोकने की बजाय घटना का वीडियो बना रहे थे और उसके बाद उन लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। जब हाथरस की 19 वर्षीय लड़की के साथ ऊंची जाति के 4 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसके साथ क्रूरता से पेश आया। इसके अलावा उसकी मौत पर उसके माता पिता की सहमति के बिना पुलिस ने उसका जबरन अंतिम संस्कार कर लिया। ये जो ये सब बता रहा हूँ, ये सब कुछ आप ध्यान से देखना और सुनना ताकि आपको बाद में पता चले कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीडियो देखने के बाद आप लोग एक कमेंट करना ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे भारत देश में हो रहे रेप के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलित किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार का जघन्य मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता दलित समुदाय से है और वो 11वीं कक्षा में पढ़ रही है। जब वो लड़की शौच के लिए बाहर गई तब 7 युवकों ने उसे अगवा कर लिया। उसके बाद उसे रोहिया गाँव के जंगल में ले गए, जहाँ उन्होंने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़िता की तबीयत खराब होने तक 48 घंटे तक
यह जघन्य कृत्य किया, जिसके बाद वे पीड़िता को गंभीर अवस्था में छोड़कर भाग गए। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर में 3 लोग और 4 अज्ञात लोगों को नॉमिनेटेड किया है। कोलकाता के एक अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या ने देश भर में दर्ज अन्य मामलों पर आक्रोश अभी भी कम नहीं हुआ है और सरकारी आंकड़ों के एनालिसिस से पता चलता है कि ऐसी घटनाएं कितनी भयावह रूप से लगातार हो रही है। 2017 और 2022 के बीच हर हफ्ते बलात्कार, गैंगरेप के लगभग 5 मामले सामने आए जिनमें पीड़िता की हत्या कर दी गई और ऐसे मामलों में केवल 66% मामलों में ही कन्विक्शन हुई। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और सेक्सुअल हारसमेंट ने 2012 में दिल्ली में हुई हत्या और सामूहिक बलात्कार की घटना ने ध्यान आकर्षित किया है, जिसे निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड के रूप में भी जाना जाता है और तब से केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे भारत में स्थिति चिंताजनक है। इसी कारण से भारत को महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश कहा जाता है, क्योंकि भारत में हर घंटे 3 महिलाएं रेप का शिकार होती है, यानी हर 20 मिनट में एक। भारत में रेप केसेस में 96% से ज्यादा आरोपी महिलाओं को जानने वाले होते हैं। रेप केसेस में 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है, बाकी लोग बरी हो जाते हैं। ये 3 आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानून होने के बावजूद हमारे देश में रेप के मामलों में और न ही सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट बढ़ रही है। एनसीआर के आंकड़े बताते हैं कि भारत में साल भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज्यादा अपराध दर्ज किए जाते हैं। इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि छेड़छाड़, दहेज हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल है। महिलाओं के खिलाफ क्राइम के मामलों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल रेप के कुछ केसेस ने देश को हिलाकर रख दिया है। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप और उसके बाद हत्या का मामला चर्चा में बना है, क्योंकि कोलकाता के इस रेप कांड ने 2012 में निर्भया कांड की यादें ताजा कर दी। इसके खिलाफ सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि देश भर के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इन सबके बावजूद सुधार नहीं हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि 2012 से पहले हर साल रेप के 25,000 केसेस दर्ज किए जाते थे, लेकिन इसके बाद यह आंकड़ा 30,000 के ऊपर पहुंच गया। 2013 में ही 33,000 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए थे, लेकिन 2016 में यह आंकड़ा 39,000 के करीब पहुंच गया। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े डराने वाला है। 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध 2,44,000 केसेस दर्ज हुए थे, जबकि 2022 में 4,45,000 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए, यानी हर दिन 1,200 से ज्यादा केसेस। एनसीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में रेप के 24,923 केसेस दर्ज हुए थे, यानी हर दिन 68 केसेस, जबकि 2022 में 31,516 केसेस दर्ज किए गए थे। इस हिसाब से हर दिन 86 केसेस दर्ज किए गए, यानी हर घंटे 3 और हर 20 मिनट में एक महिला रेप की शिकार हुई है। अगर राज्यों की बात की जाए तो रेप के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में सामने आते हैं। 2022 में राजस्थान में रेप के 5,399 केसेस दर्ज किए गए थे। उत्तर प्रदेश में 3,690 केसेस के साथ दूसरे नंबर पर था। बलात्कार के ज्यादा केसेस में जो आरोपी होता है वो पीड़िता की जान पहचान वाला ही होता है। आंकड़े बताते हैं कि रेप के 96% से ज्यादा मामलों में पहचान वाला ही आरोपी निकलता है। 2022 में रेप के 31,516 केसेस दर्ज किए गए थे। इनमें से 30,514 केसेस में आरोपी पीड़िता की पहचान वाला ही था। इनमें से 2,324 आरोपी तो ऐसे थे जो पीड़िता के ही परिवार के सदस्य थे, जबकि 14,582 केसेस में ऑनलाइन फ्रेंड, लिव इन पार्टनर या शादी का होक्स देने वाला आरोपी थे। वही 13,548 केसेस ऐसे थे जिनमें आरोपी कोई पारिवारिक दोस्त, पड़ोसी या जान पहचान वाला ही था। भारत में बलात्कार होने पर कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि लड़की ये छोटे कपड़े पहनने के कारण बलात्कार होता है, लड़कों से गलती हो जाती है। प्रोनोग्राफिक कंटेंट, वे बहुत ही संकीर्ण सोच वाले इंसान है जो कहते हैं कि प्रोनोग्राफिक कंटेंट, लड़कियों का छोटे कपड़े पहनना बलात्कार होने के कारण। हैरत की बात तब है जब इस विचारधारा का महिलाएं भी समर्थन करती है। मानिए कोई लड़की छोटे कपड़े पहनकर घर से बाहर जाती है और दुर्भाग्य से उसका बलात्कार हो जाता है। जो इस विचारधारा के समर्थन में है वो तो यही कहेंगे कि लड़की ने छोटे कपड़े पहनकर रखे थे, इसी वजह से यह अपराध हुआ है। अब मेरा इस विचारधारा को समर्थन करने वालों से सीधा प्रश्न है कि क्या उस लड़की को सिर्फ उन बलात्कारियों ने ही देखा, बाकी सभी के आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी? सभी के अकॉर्डिंग तो वो सभी बलात्कारी होते जिन्होंने उसे दिन भर छोटे कपड़े पहने हुए देखा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भारत में करोड़ों की संख्या में लोग पोर्न देखते हैं, तो फिर आपकी विचारधारा के अकॉर्डिंग तो वो सभी बलात्कारी होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। गलती उन लड़कियों की नहीं है जो छोटे कपड़े पहनती है और जो पोर्न देखते हैं। गलती उन अहोसी दरिंदों की है जिनको अपनी काम इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है। यही दरिंदे 3 महीने की बच्ची से लेकर 18 साल की वृद्ध महिला तक नहीं छोड़ते। पोर्न मूवी देखकर हर कोई स्वस्थ मनुष्य उत्तेजित नहीं होता और हर कोई आदमी लड़की के छोटे कपड़े पहनने पर लड़की की ओर आकर्षित होता है, लेकिन उनमें से अपनी काम इच्छाओं पर नियंत्रण रखने का गुण होता है, आत्म संयम का गुण होता है, जिसका अभाव बलात्कारियों में होता है। वे लोग
लोग जिनका अपनी काम इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है और जघन्य अपराध कर देते हैं, इन लोगों का एक ही इलाज है, कम से कम समय में अधिकतम कठोर संवैधानिक दंड। जब तक ये सुधार नहीं हो गए तब लड़कियां बिकनी पहने या बुर्का भारत में बलात्कार होते रहेंगे। ऐसा कोई ठोस नियम भी नहीं है जिसे गुनहगार को तुरंत सजा दी जाए। ऐसा कोई केस अदालत में जाता है तो न्याय तो बात की बात है, पहला ही अखबार के होम पेज की मेन लाइन बनती है जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाती है और जिसके साथ यह कृत्य हुआ है उसकी इज्जत न्याय मिलने के बाद भी वापस तो नहीं आ सकती ना। और हमारा क्या है, हम तो रेप होने के बाद कुछ दिनों तक उन बहनों की फोटो अपने स्टेटस में डालकर घर बैठे बैठे जस्टिस फॉर डालकर उन अपराधियों को सजा दिलवाने की मांग करते हैं। 2016 का एक मुंबई हाई कोर्ट का रेप केस था जिसमें एक 12 साल की बच्ची का बेहुदा और गलत जजमेंट सुनाया गया, जिसमें 2016 के अपहरण, विनय भंग और बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदे के तहत ये बताया गया है कि शरीर का शरीर से प्रत्यक्ष स्पर्श स्किन टू स्किन न होने पर उसे लैंगिक अत्याचार के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। बिना कपड़े हटाए बच्ची के शरीर को स्पर्श करना बलात्कार नहीं है, ऐसा नैरेटिव यहाँ सुनाया गया। हाई कोर्ट ने यह बताया था कि पीड़ित की त्वचा पर स्पर्श के कोई निशान नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में किसी को बलात्कार के गुनाह के अंतर्गत कठोर शिक्षा सुनाना सही नहीं होगा। इस विवादास्पद आदेश के बाद राष्ट्रीय बाल हक संरक्षण आयोग की अध्यक्ष प्रियंका कानून और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा द्वारा केंद्र और राज्य सरकार को इस आदेश को स्थगित करने की अपील की गई, जिसके बाद 27 जनवरी को इस आदेश को स्थगित किया गया। ऐसे आदेश सुनाकर खुद न्यायालय ही रेपिस्टों द्वारा महिलाओं को टॉर्चरिड और अपमानित करने की अनुमति दे रहा है। यहाँ विवाद इस बात पर हो रहा है कि यदि यह क्रिया दंडात्मक है तो फिर तो गलती से भी किसी की छुए जाने पर उसे भी 3 वर्ष का कारावास भोगना होगा। यह केवल बोलने की बात है, जबकि सभी यह जानते हैं हर पर्स में बलात्कार का इरादा नहीं होता, किंतु इस कॉन्टेक्स्ट में था। बलात्कार के केसेस इन दिनों बद से बदतर होते जा रहा है और एक रिसर्च में पाया गया है कि बलात्कार के मामले में भारत, अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। न जाने कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार होता है और वे बदनामी के डर से किसी को बताते भी नहीं है। कई बार बलात्कार पीड़ितों को ब्लैकमेल भी करते हैं और इस डर से वे यह सब किसी को नहीं बताती है। और कई बार लड़कियां परिवार के दबाव में आकर बदनामी के डर से मामले को दबा देती है। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारा देश कहाँ जा रहा है? ऐसे कई केसेस है जो हमसे छूट गए होंगे और सैकड़ों ऐसे केसेस है जो मीडिया द्वारा कभी रिपोर्ट ही नहीं किया गया। ऐसी कई घटनाएं हो सकती है जहां पीड़ित परिवार प्रतिशोध के डर से इसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अपराधी आर्थिक रूप से मजबूत और प्रभावशाली परिवारों से आते हैं, या उनके मजबूत राजनीतिक संबंध हो सकते हैं, या उन्हें लगता है कि इससे परिवार की बदनामी होगी। इसी तरह की कई घटनाएं लोगों की नजर में ही नहीं आती। भारत में पिछले 1 दशक में बलात्कार केसेस की रिपोर्ट में बहुत वृद्धि देखी गई है। हर साल 30,000 से अधिक मामले दर्ज किए जाता है। यह संख्या चिंताजनक है, लेकिन यह संख्या क्या दर्शाती है? वे मानव जीवन, टूटी हुई आत्माओं और न्याय की तत्काल पुकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में बलात्कार, सीलभंग, दहेज हत्या, उत्पीड़न, एसिड हमले और अपहरण के मामले शामिल है। जन्म से लेकर उससे पहले भी कोई लड़की अपराध का शिकार हो सकती है या फिर अपराध का निशाना बन सकती है। एक कहावत है ना, जब वो पैदा होती है तो उसका जीवन उसके पिता द्वारा नियंत्रित होता है, शादी के बाद उसके पति द्वारा और पति की मृत्यु के बाद उसके बेटे द्वारा। बलात्कार के बढ़ते केसेस के पीछे एक मुख्य कारण पुरुष प्रधान समाज है। ऐसे समाज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है और कई पुरुष सोचते हैं कि महिलाएं केवल इस्तेमाल के लिए ही पैदा होती है, इसलिए महिलाओं को घरेलू कामों में, सेक्सुअल एक्टिविटीज आदि तक ही सीमित रखा जाता है। बलात्कार के बढ़ते मामलों में अन्य कारण है कि गरीब और हिंसा के बीच संबंधों की अनदेखी, बलात्कार से जुड़ा कलंक और दोष, उचित लैंगिक शिक्षा का अभाव तथा न्याय का कठिन मार्ग। भले ही देश में बलात्कार के कई केसेस दर्ज नहीं किए जाते, लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार समाचारों की सुर्खियां बनता रहता है। इतनी सारी समस्याओं को खत्म करने का मुझे एक ही रास्ता नजर आता है और वो है कठोर सजा। और वो सजा मौत नहीं होनी चाहिए, सजा ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर या जानकर रूह कांप जाए। इसलिए ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन भारत में बलात्कार के लिए सजा बहुत सख्त है और इसे भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 के तहत नियंत्रण किया जाता है। जब 2012 के निर्भया मामले के बाद कानूनों को और कड़ा कर दिया गया है। बलात्कार के सबसे ज्यादा केसेस राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। 2018 में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केसेस 5433 दर्ज किए गए थे। 2019 में राजस्थान में 5997 और 2020 में 5130 केसेस दर्ज किए गए। इतने सारे केसेस दर्ज होने के बावजूद सजा की दर बहुत कम है। 2018 में सजा की दर 27% है और 2019 में भी यही हाल है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि रेप केसेस में सजा मिलने की दर 27 से 28% ही है, यानी रेप के 100 में से 27 मामलों में ही आरोपी को दोष साबित हो पाता है, बाकी मामलों में उसे बरी कर दिया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि 2022
2022 के आखिरी तक देश भर की अदालतों में रेप के लगभग 2 लाख मामले लंबित थे। 2022 में इन 18,000 केसेस में ही ट्रायल पूरा हुआ। जिन केसेस में ट्रायल पूरा हुआ उनमें से करीब 5,000 केसेस में ही दोषी को सजा ही दी गई, जबकि 12,000 से ज्यादा केसेस में आरोपी को बरी कर दिया गया। ब्रिटेन में रेप केसेस में सजा मिलने की दर 16% से ज्यादा है। कनाडा में भी रेप अफेयर्स में कन्विक्शन रेट 14% से ज्यादा है। रेबेका एम जॉन नाम की वकील ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि भारत में जज रेप के आरोपियों को सजा देने में बचते हैं। उनका मानना है कि अगर सबूतों की कमी है तो वो आरोपी को बरी कर देते हैं, जबकि इन्हें इसके लिए कम से कम कुछ सजा तो जरूर देनी ही चाहिए ताकि उसे दोषी ठहराया जा सके। इतना ही नहीं, रेप के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान होने के बावजूद 24 साल में 5 दुष्कर्मियों को ही फांसी की सजा मिली है। 2004 में संजय चटर्जी को 1990 के बलात्कार केसेस में फांसी दी गई थी, जबकि मार्च 2020 में निर्भया के 4 दोषियों को मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। 2 महीने पहले नए आपराधिक कानून को लागू किया गया। इसके बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता BANS ने ले ली है। आईपीसी में धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया, जबकि 376 में इसके लिए सजा का प्रावधान है, जबकि भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 में रेप की परिभाषा दी गई है और 64 से 17 में सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का दोषी पाया जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। BANS की धारा 64 में यही सजा रखी गई है। BANS में नाबालिग से दुष्कर्म में सख्त सजा कर दी गई है। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाने पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा होने पर दोषी की सारी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। BANS की धारा 65 में ही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसमें भी उम्र कैद की सजा तब तक रहेगी जब तक दोषी जिंदा रहेगा। ऐसे केसेस में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। गैंगरेप के अफेयर्स में दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। BANS की धारा 17(2) के तहत नाबालिग के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर कम से कम उम्र कैद की सजा तो होगी, साथ ही मौत की सजा भी हो सकती है। ऐसे मामलों में जुर्माने का भी प्रावधान है, जबकि आईपीसी में 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर ही मौत की सजा का प्रावधान था। BANS की धारा 66 के तहत अगर रेप के मामले में महिला की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है तो दोषी को कम से कम 20 साल की सजा होगी। इस सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा में भी बदल ला जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता में एक नई धारा 69 जोड़ी गई है। इसमें शादी, रोजगार या प्रमोशन का झूठा वादा कर के महिलाओं के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें पहचान छिपाकर शादी करने पर भी 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। 2012 के निर्भया कांड के बाद ही यौन हिंसा के नाबालिग पीड़ितों के लिए भी कानून लाया गया था। यह कानून था प्रोक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इस कानून को 2012 में लाया गया था। ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध बनाता है। यह कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। इसका मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न और ऑब्सेंटी से जुड़े अपराधों से बचाना है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। प्रोक्सो कानून में पहले मौत की सजा नहीं थी, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन कर मौत की सजा का भी प्रावधान कर दिया। इस कानून के तहत उम्र कैद की सजा मिली है तो दोषी को जीवन भर जेल में ही बिताने होंगे। इसका मतलब हुआ कि दोषी जेल में जिंदा बाहर नहीं आ सकता। NCRB की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में पॉक्सो एक्ट के तहत देश भर में करीब 55,000 केसेस दर्ज किए गए थे, जबकि इससे पहले 2020 में 47,000 केसेस दर्ज हुए थे। 2017 से 2021 के बीच 5 साल में पॉक्सो एक्ट के तहत 2,20,000 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए थे। लेकिन पॉक्सो एक्ट में कन्विक्शन रेट काफी कम है। आंकड़े बताते हैं कि 5 साल में 76,117 आरोपियों का ट्रायल कंप्लीट हुआ है, जिनमें से 21,070 यानी करीब 35% को ही सजा मिली है। बाकी 37,383 को बरी कर दिया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 228 से किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति का नाम कोई भी बात पर एक्सपोज नहीं करनी चाहिए जिसके उसकी पहचान एक्सपोज हो, जिसके खिलाफ बलात्कार का अपराध किया गया हो। अगर कोई व्यक्ति पहचान उजागर करता है तो उसके 2 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा। भाजपा सरकार ऐसी घटनाओं को दोषियों को मौत की सजा देने के लिए कानून लाने वाली पहली सरकार है। भारत में इतने सारे रेप केस होने के बाद नरेंद्र मोदी ने क्या बोला है कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो ताकि
ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ जो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना और सुनना। एक लड़की थी जो रात को ऑफिस से वापस लौट रही थी, तो देरी भी हो गई थी। पहली बार ऐसा हुआ और काम भी ज्यादा था, तो टाइम का पता ही नहीं चला। वो सीधे बस स्टेशन पहुंची, वहाँ एक लड़का खड़ा था, तो वो लड़की उसे देखकर डर गई कि कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए। तभी वो लड़का पास आया और कहा, बहन तुम मौका नहीं, जिम्मेदारी है मेरी, और जब तक तुझे कोई गाड़ी नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, डोंट वरी। तभी वहाँ से एक ऑटो वाला गुजर रहा था, लड़की को अकेले लड़के के साथ देखा तो वो ऑटो वाला तुरंत ऑटो रोक दी और कहाँ जाना है मैडम, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। लड़की ऑटो में बैठ गई। रास्ते में वो ऑटो वाला, तुम मेरी बेटी जैसी हो, इतनी रात को तुम्हें अकेला देखा तो ऑटो रोक दी। आजकल जमाना खराब है ना, और अकेली लड़की मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है। लड़की जहाँ रहती थी वो एरिया आ चुका था और वो ऑटो से उतर गई और ऑटो वाला चला गया। लेकिन अब भी लड़की को 2 अंधेरी गली से होकर गुजरना था, वहाँ से सिर्फ चलकर गुजरना था। तभी वहाँ से पानी पूरी वाला गुजर रहा था, शायद वो भी काम से वापस घर की ओर गुजर रहा था। लड़की को अकेले देखकर कहा, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसने अपने ठेले को वही छोड़कर एक टॉर्च लेकर उस लड़की के साथ अंधेरी गली की ओर निकल पड़ा और वो लड़की घर पहुँच चुकी थी। आज किसी की बेटी बहन सही सलामत घर पहुँच चुकी थी। आज मेरे भारत को तलाश है ऐसे 3 लोगों की। वो लड़का जो बस स्टैंड पर खड़ा था, वो ऑटो वाला, वो पानी पूरी वाला। जिस दिन ये 3 लोग मिल जाएंगे उस दिन मेरे भारत में रेप होना बंद हो जाएगा। ये 3 कोई महान आदमी नहीं थे, हम आप जैसे साधारण आदमी थे, लेकिन इनकी सोच किसी महापुरुष से कम नहीं। किसी अनजान लड़की के बारे में बुरा मत सोचो, आपकी भी बहन या पत्नी और लोगों के लिए अनजान होगी। आइए दोस्तों, आज हम आप मिलकर इन तीनों में से कोई एक बनने का संकल्प लेते हैं। बलात्कार के लिए लोगों ने पहले भी विरोध प्रदर्शन किया है, रैलियां निकाली है, कैंडल मार्च निकाले, लेकिन क्या बदला? कृपया इसे रोकने के लिए न्याय की मांग करने वाले अपनी आवाज को कम न होने दे। कृपया अपने आक्रोश और आग को कभी बुझने न दे। इसे तब तक जारी रखे जब तक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाए। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर मैं आप में से किसी एक में भी बदलाव ला पाया तो इस वीडियो का उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन कृपया इंश्योर करें कि हमें यह करना ही है। अगर अपने लिए नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सब मिलकर कुछ तो कर ही रखते हैं। हम जवाब मांगते हैं, हम न्याय मांगते हैं और हम कार्यवाही की मांग करते हैं। हम चुप नहीं रहेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम उठेंगे, हम विरोध करेंगे, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अपराधियों को सजा मिले। जय हिंद।